नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर मैं आपके बीच हूं और वो विषय है सिंपल सेंटेंसेस। सुनने में ये बात बहुत ही आसान लगती है, सिंपल सेंटेंसेस तो लगता है बहुत ही सरल वाक्यों के बारे में बात की जा रही है। एक हद तक ये सही भी है, परंतु शब्द से कंफ्यूज ना हो और उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर उतारने की हम कोशिश करें जो सिंपल सेंटेंसेस के बारे में ग्रामर बुक्स में मेंशन्ड है। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा ये दी जाती है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कहने को ये बात बिल्कुल सही है और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस इसकी पुष्टि भी कर देगा। वाक्य है यू वर्क हार्ड। यू सब्जेक्ट, वर्क हार्ड ये प्रेडिकेट है। इस वाक्य का जो कर्ता है वो यू है, सब्जेक्ट यू है, उद्देश्य यू है, परंतु वर्क हार्ड के द्वारा हमने जो प्रेडिकेट किया यानी जो बात बताई सब्जेक्ट के बारे में कि तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू वर्क हार्ड। इसमें गौरतलब बात यह है कि हार्ड जो है वो हार्ड एक ऑब्जेक्ट नहीं है। दरअसल इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये कंफ्यूजन कई बार लोगों को होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। सेंटेंस में वर्ब के बाद में कभी कभी कोई ऐसे शब्द आते हैं जो उस पर्टिकुलर वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वो एडवर्ब होते हैं जो काम करने का ढंग बताते हैं। यू वर्क इतना ही सेंटेंस है, आप काम करते हैं, पर काम करने का तरीका बताने के लिए हमने चुना हार्ड। यू वर्क हार्ड और हमने कहा कि आप कड़ी मेहनत करते हैं या तुम कड़ी मेहनत करते हो। तो यहाँ पर हार्ड ने केवल वर्क को क्वालिफाई किया। ऐसा नहीं हुआ कि वर्क जो था वो हार्ड पर पास ऑन हुआ, यानी कोई वर्ब जिसका असर आगे पास ऑन होता हो, यानी कि वो आगे बढ़ जाता हो और किसी और पर वो असर डल जाता हो, तो वो पर्टिकुलर चीज ऑब्जेक्ट होती है, वो नाउन ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हार्ड कोई चीज नहीं है जिस पर जाकर के वर्क अपना असर डाल रहा हो, इसलिए हार्ड एक एडवर्ब है। और ऐसे कई कॉम्प्लीमेंट्स आपको सेंटेंस में मिल सकते हैं, एक से ज्यादा भी कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा होता कि यू वर्क हार्ड एवरी डे, तो एवरीडे भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आकर के उस वर्क का असर गिर गया हो। इसलिए हम ये समझेंगे कि यहाँ पर एडवर्ब्स कितने भी डल सकते हैं, इसलिए सिंपल प्रतीत होने वाले या सिंपल कहे जाने वाले सेंटेंसेस बहुत लंबे भी हो सकते हैं। हमें ये बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। मोटे तौर पर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, यह है पहचान सिंपल सेंटेंसेस की। परंतु वो एक सब्जेक्ट कई बार बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा यू एंड योर ब्रदर। अब यू एंड योर ब्रदर ये एक एंटिटी है, आप और आपका भाई वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये भी सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें बीच में कोई कॉन्जंक्शन लगे। यहाँ पर कॉन्जंक्शन दो वाक्यों के बीच नहीं लगाए, दो शब्दों के बीच लगाए। You and your brother, you, your brother and your sister, ऐसा भी कर दें तब भी वो सब्जेक्ट एक ही कहलाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें मिलकर के एक सिंगल एंटिटी है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग कौन कौन हैं? आप हैं, आपके ब्रदर हैं और आपकी सिस्टर हैं। You, your brother and your sister, यहां तक जाकर के सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो तीन सब्जेक्ट्स इसमें आपस में मिल गए, परंतु वो सब्जेक्ट कुल मिलाकर के एक एंटिटी है, एक ही व्यक्ति की तरह उसे हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। फिर वर्क, ये वर्ब हुई, और आगे उसके बारे में केवल हमने कॉम्प्लीमेंट जोड़ा, यानी कि बताया काम करने का ढंग कैसा है।
आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन। ओल्ड मैन बोनियो ये एक व्यक्ति के बारे में है, बूढ़ा आदमी बोनियो कस्बे में गया। अगर मैं ओल्ड मैन यानी ये जो एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि बोनियो किस तरह का व्यक्ति है, इस एडजेक्टिव को हटा भी दूं तो वाक्य बनेगा बोनियो वेंट टू द टाउन। बोनियो नाम का एक व्यक्ति है जो कस्बे में गया या कस्बे को गया। यहां पर ओल्ड मैन लगाते ही उसके अंदर एक क्वालिफायर या एडजेक्टिव जुड़ जाता है और वो बताता है कि ये जो बोनियो है वो बूढ़ा आदमी बोनियो है। वो जवान व्यक्ति जिसका नाम बोनियो है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बूढ़े आदमी बोनियो की बात कर रहे हैं। तो वाक्य बना ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन। अब देखिए ना, सब्जेक्ट को अगर मुझे थोड़ा लंबा करना है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, द वाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन। यानी जो बूढ़ा आदमी बोनियो है ना, उसकी पत्नी कस्बे में गई। तो यहां पर हमने देखा कि वेंट जो है वो एक वर्ब है और टू द टाउन जो है वो केवल एक एडवर्ब है, क्योंकि वो प्लेस बता रहा है कहां पर कोई व्यक्ति गया। क्योंकि गो और कम ये ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होती जिनकी एक्शन किसी पर पास होती हो, इसलिए हम ये समझ लें कि यहां पर टू द टाउन भी एक एडवर्ब फ्रेज है। तो ये कुल मिलाकर की जगह बता रहा है, किस जगह पर गए। तो हम ये समझ लें कि इसको और भी लंबा कर दें तब भी ये सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। जैसे मैंने कहा, द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन। यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी बोनियो है ना, उसकी पत्नी की बेटी वो भी कस्बे में गई। तो यहां पर हमने और लंबा कर लिया सेंटेंस, और सेंटेंस लंबा करने से उसकी सिंपलिसिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। और वो पहले भी सिंपल था जब हमने कहा था बोनियो वेंट टू द टाउन, वो बाद में भी सिंपल था जब हमने कहा द ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन, ये उसके बाद में भी सिंपल था जब हमने कहा द वाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन, और ये अब भी सिंपल है जब हमने कहा द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बोनियो वेंट टू द टाउन। यानी कि सेंटेंस को हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, उसकी जो बेसिक क्वालिटी है कि उसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं जुड़ा, यानी कि जो एंड लगा करके दो छोटे छोटे क्लॉजेस को जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बनाए, जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक ये वाक्य सिंपल ही कहलाएगा। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ये हम अच्छी तरह समझ लें। और प्रेडिकेट भी इसी तरह से काफी लंबा हो सकता है, उसमें आप कितने भी एडजंक्ट्स लगा सकते हैं, उसमें कितने भी छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके उसे लंबा कर सकते हैं। वाक्य लंबा होने से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता। वाक्य की जो लंबाई चौड़ाई है वो तय नहीं करेगी, बल्कि उसका नेचर तय करेगा कि वो सिंपल है या कंपाउंड है या वो कॉम्प्लेक्स है। एक और वाक्य देखिए, वर्किंग विमेन लिव हियर। हमने एक हॉस्टल देखा और कहा कि इस हॉस्टल में केवल कामकाजी महिलाएं ही रहती है। वर्किंग विमेन लिव हियर, केवल वाली बात के अंदर तो ओनली भी जोड़ दीजिए, ओनली वर्किंग विमेन लिव हियर। अगर यहां पर केवल विमेन होता तब भी वाक्य कंप्लीट था। विमेन लिव हियर मतलब यहां पर पुरुष नहीं रहते, महिलाएं रहती है। पर हमने कहा हर तरह की महिला नहीं रहती, खास तरह की महिलाएं रहती है, तो हमने फिर उसमें जोड़ा वर्किंग विमेन लिव हियर। अब हम इस बात को और स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि केवल कामकाजी महिलाएं ही रहती है, तो हमने कहा ओनली वर्किंग विमेन लिव हियर। इस तरह से हमने सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी ये सिंपल है। तो ये बात हम अच्छी तरह समझ लें कि ऐसे आगे और पीछे यानी सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में कुछ चीजों के जुड़ जाने से अपना नेचर सेंटेंस नहीं बदलता। जब तक कि दो सेंटेंसेस न जुड़े वो सिंपल ही कहलाएगा। जो उदाहरण अभी हमने देखे उनसे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा एक एक शब्द के नहीं होते, एक से ज्यादा शब्द भी उसमें हो सकते हैं।
पर मान लीजिए कि सब्जेक्ट में हमें एक ही शब्द चाहिए, तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव्स लगना उसमें वो एक संयोगिक बात है, संयोग की बात है। लग गया तो गुड, नहीं लगा तो वेरी गुड। परंतु एक नाउन का या प्रोनाउन का सब्जेक्ट के स्थान पर होना कंपलसरी है। इसी तरह से प्रेडिकेट में अगर हमें एक ही शब्द चाहिए तो एक शब्द वर्ब ही होगा, वहां पर और कोई भी चीज नहीं आ सकती। वर्ब के आने के बाद चाहे जो चीज आए न आए चलेगा, पर वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है, और प्रेडिकेट के स्थान पर या प्रेडिकेट बनने के लिए कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि वर्ब ही जो होती है वो सेइंग वर्ड होती है। सेइंग यानी जो कुछ कहती है। हम कहते हैं ना, क्रिया वह है जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ कहे, तो वो कहने के लिए कि वो इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड है और उसके इमीडिएट बाद वर्ब रिक्वायर्ड है। एक उदाहरण से हम इस चीज को समझें। एक वाक्य है, ही रोट नथिंग, उसने कुछ नहीं लिखा। अब मुझे लगा इसने भले ही कुछ नहीं लिखा, पर उसने तो कुछ लिखा था। हमने दूसरे व्यक्ति के बारे में भी ही लगाया और कहा ही रोट अ बुक, उसने एक पुस्तक लिखी। अब थोड़ा सा और डिटेल देने की जरूरत महसूस हुई। वैसे तो ही रोट में ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। ही रोट, उसने लिखा। ही रोट नथिंग, उसने कुछ नहीं लिखा। ही रोट समथिंग, उसने कुछ लिखा। क्या लिखा? ही रोट अ बुक, उसने एक बुक लिखी। ही रोट अ बुक अबाउट मध्य प्रदेश, उसने मध्य प्रदेश के बारे में एक पुस्तक लिखी। ही रोट अ बुक अबाउट मध्य प्रदेश इन 5 years, उसने 5 सालों में मध्य प्रदेश के बारे में एक पुस्तक लिखी। वाक्य तो बहुत लंबा हो सकता है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, पर कितनी भी दूर यह बात चली जाए, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो वो सिंपल है। वाक्य के लंबा होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब्स 2 तरह की होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आप चाहें तो पिछले वीडियोस में जाकर के इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी एक्शन ऑब्जेक्ट पर पास होती है। इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए मैंने कहा माई फ्रेंड लाफ्ड, मेरा दोस्त हंसा। अब इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी वर्ब जो थी वो है लाफ। अगर ये लाफ एट होता तो बात बदल जाती। मैंने कहा माई फ्रेंड लाफ्ड एट, तो आप पूछते भी लाफ्ड एट whom, मतलब मैंने कहा कि मेरा दोस्त पर हंसा, तो आपने कहा किस पर हंसा, यानी मुझे अब यहां पर सप्लाई करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होने की दशा में तो वर्ब हर हालत में ट्रांजिटिव ही होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक ऑब्जेक्ट होता है। पर इंट्रांजिटिव वर्ब विद और विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ सकती है। जैसे मैंने कहा ही लाफ्ड वेरी नाइसली। अब यहां पर हमने वेरी नाइसली लगा, बहुत ही अच्छे से हंसा वो, उसकी हंसी बड़ी मोहित करने वाली थी, बहुत ही चार्मिंग लाफ्टर था उसका। तो वहां पर आपने एक पीछे जो कॉम्प्लीमेंट जोड़ा वो कंपलसरी नहीं था, वो जुड़ गया तो गुड, नहीं जुड़ता तो वेरी गुड। आवश्यकता होने पर आप बड़े आराम से कॉम्प्लीमेंट्स जोड़ते चले जाइए, परंतु उसका होना कंपलसरी नहीं है। पर ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक हो ये जरूरी नहीं है। प्रेडिकेट एक है, पर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिसको O1 और O2 से हम सिंबलाइज करते हैं, या सरलता के लिए उनको कई बार हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। जैसे एक वाक्य लीजिए, ही टोल्ड अ स्टोरी, उसने एक कहानी सुनाई। यह अपने आप में मुकम्मल सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, टोल्ड टेल क्रिया का सेकंड फॉर्म वर्ब है, सुनाई। अ स्टोरी एक कहानी,
he told a story। यहां पर जो स्टोरी है वो ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो सुनाया वो कहानी था, इसलिए आपने कहानी को बोल दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पर यदि मैं कहूं he told me a story, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, तो यहां पर me भी एक ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे समझाएं? तो हमने कहा कि जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ग्रामर की भाषा में, और जो स्टोरी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हो जाने से भी वाक्य का प्रेडिकेट एक ही कहलाएगा, ये हमें अच्छी तरह समझना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वाले अनेक सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, पर उनको देख करके कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वाक्य सिंपल ना होकर कोई और दूसरे तरह का वाक्य है। सिंपल सेंटेंस ही होता है और बहुतायत में इन सेंटेंसेस का प्रयोग होता है, इसलिए इनको अच्छी तरह सीखें। पर कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जानकारी और उनका उपयोग आना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए हम आगे के वीडियोस में कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भली भांति विस्तार पूर्वक सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।